देवभूमि उत्तराखंड की खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने रात्रि चौपाल में वर्चुअली माध्यम से लिया हिस्सा। चौपाल में 21 में से 17 समस्याओं का मौके पर किया निस्तारण। अधिकारी को दिए जरूरी दिशा निर्देश। बद्रीनाथ धाम को दिया जा रहा भव्य स्वरूप। मास्टर प्लान के तहत किया जा रहा विकास काम। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने बद्रीनाथ धाम का किया निरीक्षण। कुंभ मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर हुई पुलिस। तैयारियों का सुपर जोनल अधिकारी ने लिया निरीक्षण। अधिकारियों को लापरवाही न बरतने के दिए निर्देश। देहरादून में श्री झंडे जी के भव्य आरोहण की प्रक्रिया हुई शुरू। 2 दिन के लिए ही सीमित है मेला। रविवार को नगर परिक्रमा के बाद धार्मिक मेला होगा संपन्न। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दायित्वधारियों को हटा दिया है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां देहरादून में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बड़ा फैसला लिया है। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में जो भी दायित्व दिए गए थे अधिकारियों को, अब उनकी सेवाएं नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने खत्म कर दी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में जो भी उत्तरदायित्व अधिकारियों को दिए गए थे, उन अधिकारियों से वो दायित्व की सेवाएं समाप्त कर ली गई हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत ने बड़ा फैसला लिया है। त्रिवेंद्र सरकार में बनाए गए दायित्वधारियों की सेवाएं अब खत्म कर दी गई हैं। संवैधानिक पदों को छोड़कर आयोग, निगम, परिषदों में नामित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार हटाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बड़ा फैसला लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के बनाए हुए दायित्वधारियों की सेवाएं अब खत्म कर दी गई हैं। त्रिवेंद्र सरकार में 100 से ज्यादा लोगों को सौंपा गया था दायित्व, जिनका अब दायित्व सेवा समाप्त कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बड़ा फैसला लिया है। त्रिवेंद्र सरकार में बनाए गए दायित्वधारियों की सेवाएं अब खत्म कर दी गई हैं। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सरकार में बनाए गए दायित्वधारियों की सेवाएं खत्म कर दी गई हैं। संवैधानिक पदों को छोड़कर आयोग, निगम, परिषदों में नामित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार हटा दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने ये आदेश जारी किए हैं। त्रिवेंद्र सरकार में 100 से ज्यादा लोगों को दायित्व सौंपा गया था, अब ये दायित्वधारियों की सेवाएं खत्म कर दी गई हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। कमल जी, नया फेरबदल सामने आया है, जहां पूर्व सरकार जो थी त्रिवेंद्र रावत की, उसमें 100 लोगों को दायित्व सौंपा गया था। अब दायित्वधारियों की सेवाएं तीरथ सिंह रावत ने खत्म कर दी हैं। क्या कुछ इस फेरबदल के पीछे वजह समझ में आ रही है? जी, सबसे बड़ी खबर है, अगर मैं कहूं तो आज जो तीरथ सिंह रावत कई दिन से कयास लगा जा रहे थे, क्योंकि जब मुख्यमंत्री चेंज हुए थे तो कहीं ना कहीं जो राज्य मंत्री बनाए गए हैं, सदस्य बनाए गए, ये गया, इनका क्या हुआ, सीधे चर्चा चल रही थी, हटेंगे कि या नहीं हटेंगे। लेकिन आज चीफ सेक्रेटरी जो है ओम प्रकाश, उन्होंने आज आदेश जारी कर दिए हैं। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो आयोग है या जो वो लोग हैं जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं, वो समय जो उनकी समय सीमा है वो बने रहेंगे। उसके बाद जितने भी राज्य मंत्री बनाए गए हैं, जितने भी सदस्य बनाए गए थे कई बोर्डों में गए, उनको तत्काल प्रभाव से खत्म कर दिया गया, हटा दिया गया। तो एक बहुत बड़ी उत्तराखंड से खबर है कि लगभग 100 से अधिक लोग ऐसे थे जिनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था विभिन्न विभागों में। साथ ही कई सदस्य बोर्डों में सदस्य बनाए गए थे। जो भी लोग थे उनको तत्काल प्रभाव से आज हटा दिया गया। और जो सिर्फ जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, जो उनकी सीमा है संवैधानिक पद, जब तक वो सीमा है, समय सीमा है, तब तक रहेंगे। उसके बाद वो भी आगे हट सकते हैं। पर सबसे बड़ी बात, क्योंकि बड़ा फैसला लिया गया है तीरथ सिंह रावत की तरफ से, विपक्ष में भी, विपक्ष के साथ साथ हमारे दर्शकों के मन में भी ये सवाल निकल करके सामने आ रहा है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही जो त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में जो दायित्व अधिकारियों को दिए गए थे, वो तीरथ सिंह रावत ने वो दायित्व उनसे वापस ले लिए तत्काल प्रभाव से। आखिर इसके पीछे वजह क्या रही? बिल्कुल सही बात। अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात यही है कि जब सीएम चेंज हुए हैं तो कई चीजें परिवर्तन होती हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, उन्होंने लगभग 100 से अधिक लोगों को दायित्व दिया था, जिसमें राज्य मंत्री का भी दर्जा था, कहीं और लोग भी ऐसे थे। कयास लगाए जा रहे थे कि जो उतने लोग हैं, इसको क्या तीरथ सिंह रावत हटाएंगे या अपनी नई कोई टीम लाएंगे, नए लोगों को पदभार देंगे, क्या करेंगे।
तो वो आज सारी शंकाएं जितनी भी थी वो आज सारी प्रगति शंकाएं सारी खत्म हो गई हैं और जितने भी लोग थे कहूं तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के बनाए हुए उन सभी को हटा दिया गया है। सिर्फ वही लोग बचे हैं जो संवैधानिक पीठ पर बैठे हैं, जो संविधान के अनुसार लोग हैं, उनकी समय से वो ही बचे रहेंगे। जितने भी लोग बने हुए हैं थे उनको तत्काल प्रभाव से आज सदस्य हो चाहे राज्य मंत्री हो, जो विभिन्न विभागों में बनाए गए थे लगभग 200 लोग थे, उनको आज तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। इसके जो आदेश है मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने उसने जारी कर दिया, उन्होंने कहा तत्काल प्रभाव से इन सभी लोगों को हटा दिया गया है। बिल्कुल कमल जी, एक बड़ा सवाल निकल करके सामने ये भी आ रहा है, क्या मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को त्रिवेंद्र सरकार के दायित्वधारियों पर भरोसा नहीं था जिसके चलते ये उन्होंने बड़ा फैसला लिया है? ऐसा नहीं है। प्रगति पर कहता है कि जब भी कोई राजा नया बनता है कहता है वो अपने हिसाब से देखता है कि अपने लोगों को भी एडजस्ट करना होता है, या कई बार ऐसा होता है कि 5 से 6 महीने बचे हुए सिर्फ 100 से अधिक लोग थे, उनको उनकी आवश्यकता नहीं है। मतलब कई चीजें ऐसी होती हैं क्योंकि लगातार मैं बता रहा जब से तीरथ सिंह रावत बने थे ये चीजें लगातार कयास चर्चाओं में थी कि जो राज्य मंत्री ने सारी भारी भरकम बनाए गए हैं वो क्या स्थिति होगी, क्या होगा। तो वही आज उस पर जितनी भी शंकाएं थी, जितनी भी चर्चाएं थी, आज सारी खत्म हो गई है। जितने भी लोग थे आज उनको तत्काल प्रभाव से हटा दिया, चाहे वो सदस्य थे चाहे वो राज्य मंत्री थे, कोई थे। सिर्फ जो संविधान की जो पीठ पर बैठे थे जो उसके अनुसार थे वही बचे हुए हैं, बाकी सबको तत्काल प्रभाव से आज हटा दिया गया है। लेकिन कमल जी, जो एक के बाद एक बीजेपी में ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं, तमाम फैसले सामने आ रहे हैं और तमाम चेंजेस जो देखने को मिल रहे हैं पार्टी के अंदर, वो कहीं न कहीं बीजेपी की अंतरकलह को तो दर्शा ही रहे हैं। साथ ही बीजेपी पार्टी में जो हलचल मची हुई है, जो बौखलाहट मची हुई है, क्या लगता है 2022 के चुनाव में इस बौखलाहट का नतीजा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? प्रगति अभी तो कहना बहुत ऐसा नहीं है, क्योंकि कारण क्या है कि जब भी कहीं सत्ता चलती है, मुख्यमंत्री चेंज होता है तो राजा चेंज होता है, तो अपने हिसाब से इतने भी लगाता है। कहीं वो समझता है कि इतने लोग बनाए गए, इनकी आवश्यकता नहीं है, पर कई बार ऐसा होता है कि जो नया राजा आता है टीम को लाना चाहता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये जो चीजें भी होती हैं खाली यहाँ जो मुख्यमंत्री निर्णय लिया था ये भी कहीं ना कहीं ऊपर से कहीं सहमति बनी होगी। अगर हम कहें तो दिल्ली से भी कहीं ना कहीं इसकी सहमति जरूर ली गई होगी वरिष्ठ लोगों से कहीं ना कहीं, तो ये चीजें ली गई हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि लगातार कयास लगाया जाता है कि जब सब अब ये लोग हैं जो भारी भरकम 100 लोग रखे गए हैं जिससे कोई लेना देना नहीं है, अब ये क्या इसमें कुछ चेंज होता है या वही बने थे क्या रहते। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो आज आदेश जारी कर दिए गए चीफ सेक्रेटरी के, जितने भी लोग हैं जो संविधान में जो बचे हुए हैं उनको छोड़कर सभी को यहां से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। और आगे देखें तीरथ सिंह रावत कोई नई लोगों को पदभार देते हैं, कोई जिम्मेदारी देते हैं या नहीं देते, ये आने वाला समय बताएगा। और कौन लोग आते हैं, क्या स्थिति होती है, ये अभी कुछ समय बाद ही पता चल पाए। बिल्कुल कमल जी, चूंकि परिवर्तन दुनिया का नियम है, परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, लेकिन काफी कम समय बचा है जिसके चलते 2022 में चुनाव होने हैं, चुनाव को लेकर के काफी कम समय है। ऐसे में पार्टी को जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए, जनता के मुद्दों पर काम करना चाहिए, लेकिन पार्टी अपने परिवर्तन में लगी हुई है। क्या लगता है 2022 के चुनाव में जनता का साथ बीजेपी को मिल पाएगा? बिल्कुल सही बात है। कहें तो अभी कहना मुझे अभी तो भारतीय जनता पार्टी पूरी बहुमत की सरकार है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं इनका पार्टी से बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी मजबूत होता है और सबसे बड़ी वजह का शीर्ष नेतृत्व होता है, वही चुनाव लड़ता है। अगर हम देखे जाए, चाहे हम अभी कलकत्ता चुनाव चल रहे हैं, बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, आसाम में चल रहे हैं, केरला में चल रहे हैं, तो जो सारी कमान होती है वो शीर्ष नेतृत्व के माध्यम होती है। देखा मोदी प्रचार कर रहे हैं, अमित शाह प्रचार कर रहे हैं और बड़े बड़े लोग नड्डा प्रचार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जो लड़ती है उसका शीर्ष नेतृत्व चुनाव लड़ता है, वही जाके पूरी वहां सिस्टम देखता है। पर सबसे बड़ी बात यही है कि कहीं ना कहीं इन चीजों में लगातार यहाँ पर एक चर्चाएं जारी थी कि जो बिल्कुल लगातार इस परिवर्तन की वजह से चर्चाओं का बाजार बीजेपी में और उत्तराखंड की राजनीति में गर्माता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि इस परिवर्तन का क्या कुछ लाभ पार्टी को 2022 के चुनाव में मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे, जहां मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय धोबीघाट दोगड्डा में आयोजित रात्रि चौपाल में वर्चुअल के माध्यम से हिस्सा लिया। सीएम ने चौपाल में आए 21 समस्याओं में से 17 का मौके पर ही निस्तारण किया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं को दिन रात
एक करके उसका समाधान करें। सभी जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और अन्य अधिकारी दूरस्थ क्षेत्र में रात में रुककर चौपाल के जरिए लोगों की समस्याओं का समाधान करें। किसी भी समस्या के समाधान के लिए 1 महीने से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। राज्य में जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन करने के लिए अधिकारियों को 75 दिन का वर्क प्लान बनाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। वहीं रात्रि चौपाल में ब्लॉक प्रमुख रुचि कैंतुरा ने दुगड्डा में आ रही मोबाइल कनेक्टिविटी प्रॉब्लम की शिकायत का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने 1 सप्ताह के अंदर सर्वे कराकर समस्या का निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। वहीं महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा मुख्यमंत्री को सब्जी उत्पादन और विक्रय में आ रही समस्याओं से अवगत भी कराया। और उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों को देखते हुए सरकार ने 30 मार्च को गाइडलाइंस जारी करते हुए कहा था कि उत्तराखंड में 1 अप्रैल से महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को अपने साथ कोरोना की RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। वहीं रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस में यह भी कहा गया था कि प्रदेश के सभी बॉर्डर्स पर जांच केंद्र लगाए जाएंगे। लेकिन आज सुबह 11 बजे जब साधना प्लस न्यूज की टीम उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के पुलभट्टा थाना स्थित बॉर्डर पर पहुंची तो देखा कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में बिना रोक टोक लोगों की आवाजाही जारी है। कहीं कोई भी जांच केंद्र मौजूद नहीं था। जब इसके बारे में संबंधित अधिकारियों से पूछताछ की गई तो अधिकारियों ने घुमा फिराकर बात करी। तो हमने नियुक्त कर रखे हैं। CSC चिकित्सा से चिकित्सकों की भी बात हुई है कि जाकर के आप लोग जो है वहाँ बॉर्डर पर जो वो करेंगे, उसमें हम जो है अपने कर्मचारियों को लगा करके पूरी जो है सहयोग करेंगे। साथ ही कोविड के बचाव के संबंध में भी हमने थाना किच्छा या सितारगंज के अंतर्गत में हम समय समय पर अपने गाड़ियों से भी अनाउंसिंग कर रहे हैं, लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि वो मास्क धारण करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, उचित दूरी बनाए रखें, भीड़ वाले क्षेत्रों में न जाएं, क्योंकि जो ये कोविड फैल रहा है इसमें ज्यादा ये घातक सा हो रहा है। इसमें वैक्सीनें भी लोगों को लग चुकी है और 45 साल से ऊपर वालों को भी लग रही है। देखिए, हमारी टीम जो है ना, हमारे पास 2 टीम है। एक टीम तो हॉस्पिटल में बैठती है, एक टीम जाती है हमारी फुलभट्टे बॉर्डर पे। फुलभट्टे वाले बॉर्डर वाली जो टीम है, अगर हमारे यहाँ कोई पॉजिटिव पेशेंट आता है जो आइसोलेट किया जाता है, उसके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको भी उनके सैंपलिंग की जिम्मेदारी उसी टीम को दे रखी है। हॉस्पिटल में इतनी भीड़ है कि मैं यहाँ से कहीं और नहीं जा सकता, मुझे हॉस्पिटल की जिम्मेदारी दी गई है। यहाँ प्रेगनेंसी वाली लेडीज, बच्चे, उसके बाद जो RT-PCR वाले बाहर कॉलेज जाने वाले बच्चे आ रहे हैं, कोई आर्मी वाले आ रहे हैं, कई तरह के पेशेंट आते हैं जिनको RT-PCR की जरूरत पड़ती है। लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में भी लगातार कोरोना का कहर जारी है। इसी उसमें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी द्वारा एक गाइडलाइन जारी करी गई थी, जिसमें बताया गया था कि हमारे उत्तराखंड के बॉर्डरों पे कोविड का RT-PCR टेस्ट होना जरूरी है, तभी उत्तराखंड के अंदर एंट्री दी जाएगी। उसी में प्रशासन को भी दिशा निर्देश दिए गए थे कि बॉर्डरों को हर तरीके से सख्ती बरती जाए ताकि कोरोना के केसेस को उत्तराखंड के अंदर रोका जाए। मैं इस समय मौजूद हूँ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहना चाहूँगा ये दिखाएं कि बॉर्डर पे सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ना किसी तरीके का कोई प्रशासन है, ना कोई स्वास्थ्य विभाग है, ना कोई किसी तरीके की सुविधा जहां कोरोना का टेस्ट भी हो सके, नुकसान भी हमारे प्रदेश के लोगों को उठाना पड़ता है। अपने सहयोगी वेद यादव के साथ मैं विशाल। बढ़ते आगे, जहां बद्रीनाथ धाम को दिव्य और भव्य स्वरूप देने के लिए मास्टर प्लान के तहत विकास कार्य किए जा रहे हैं। जहां पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने बद्रीनाथ धाम में प्रस्तावित निर्माण कार्यों को लेकर विशेषज्ञों और प्रशासन के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। वहीं पर्यटन सचिव ने कहा कि हर साल बद्रीनाथ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत सभी यात्रियों को मंदिर तक पहुंचने के लिए सुगम और सुरक्षित मार्ग बनाया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए विकास कार्य भी किए जाएंगे।
राज्य सरकार द्वारा जिस प्रकार से केदारपुरी का पूरा विकास किया गया है, उसी प्रकार से क्या बद्रीनाथ के विकास के संदर्भ में एक मोटा मोटा खाका बनाया हुआ था, उसकी डिटेलिंग का कार्य अभी चल रहा है। तो उसमें जो मुख्यतः अभी जो देखा जा रहा है कि मंदिर परिसर में पिलग्रिम्स जो यात्री आएंगे उनको किस तरीके से बहुत सुविधाजनक तरीके से यहाँ लाया जा सकता है। कोई विकलांग है, अशक्त है, बुजुर्ग है, वो किस प्रकार से आराम से यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ से जैसे नदी से लेके ऊपर मंदिर तक की जो स्टेप्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्टीप है, उसको किस तरीके से हम मॉडरेट किया जा सकता है। तप्तकुंड के जो ये बने हुए तप्तकुंड बने हुए हैं वो किस तरह से एक्सेसिबल बनाए जा सकते हैं। महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए किस तरह से के अलग चेंजिंग रूम बनाए जा सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे यहाँ पर आपके देवस्थानम बोर्ड के जो एसेट्स है यहाँ पर, उन एसेट्स को किस तरह से पुनः रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है। कुंभ मेले की विधिवत शुरुआत हो गई है, जिसके बाद पुलिस श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर लगातार गंभीर भी नजर आ रही है। बता दें कि कुंभ मेले के सुपर जोनल अधिकारी एसएसपी कुमारी पी रेणुका देवी ने ऋषिकेश, स्वर्गाश्रम और मुनिकीरेती क्षेत्र में निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा की व्यवस्थाओं को लेकर अधीनस्थ अधिकारियों से फीडबैक भी लिया। वहीं मौके पर पुलिसकर्मियों को किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश भी दिए गए। बता दें कि एसएसपी ने इस दौरान बताया कि सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मियों को गंगा घाटों पर ड्यूटी प्वाइंट सौंप दिए गए हैं। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था के लिए प्लान भी तैयार किया गया है। बता दें कि श्रद्धालुओं को वाहनों को निर्धारित पार्किंग में खड़ा करने के आदेश दिए गए हैं, जहां से श्रद्धालु पैदल और लोकल वाहनों से गंगा घाट पहुंच पाएंगे। देहरादून में प्रेम, सद्भावना और आस्था के प्रतीक श्री झंडे जी के भव्य आरोहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बता दें कि पुराने झंडे जी को उतार दिया गया है। अब उन्हें पंचामृत से नहलाकर उन पर सनील चढ़ाया जाएगा, जिसके साथ ही झंडे जी मेला शुरू होगा। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार श्री दरबार साहिब और झंडे मेला प्रबंधन कमेटी ने मेला 2 दिन तक ही सीमित रखा है। बता दें कि रविवार को नगर परिक्रमा के बाद धार्मिक मेला संपन्न हो जाएगा। आज दोपहर नए झंडे जी का आरोहण होगा। वहीं एसपी सिटी सरिता डोभाल महंतों और प्रशासनिक अफसरों के साथ सुबह मौके पर मौजूद रहीं। वहीं 4 अप्रैल को सूक्ष्म स्वरूप नगर परिक्रमा होगी। इसके साथ ही मेला संपन्न होगा। झंडे जी मेला आयोजन समिति के व्यवस्थापक केसी जुआल ने बताया कि देश के कई राज्यों में दोबारा तेजी से फैलते कोरोना के चलते एहतियात के कई कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के अलावा अन्य राज्यों से आने वाली संगतों को RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना जरूरी है। आरोहण स्थल पर भी सीमित संख्या में श्रद्धालुओं से आने की अपील की जा रही है। हालांकि इस साल संगतों में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पिछले साल के मुकाबले कम है। तो देहरादून में श्री झंडे जी के भव्य आरोहण की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। आपको बता दें कि इस दौरान ये मेला 2 दिन तक चलेगा, जिसमें कोरोना की तमाम नियमों का भी पालन किया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास शाह हमारे साथ जुड़ गए। विकास, कोरोना के तमाम नियमों का पालन करते हुए मेले की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। क्या कुछ गाइडलाइंस इस दौरान पालन करवाई जा रही हैं? क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था वहां देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल प्रगति, जो ऐतिहासिक झंडा मेला है उसका आज जो है शुभारंभ हो जाएगा और करीब 3 बजे जो है झंडा जी का भव्य आरोहण जो है, जो महंत श्री देवेंद्र दास महाराज जी हैं वो उसका करीब 3 बजे उसका आरोहण करेंगे और इसमें आज से जो है झंडे मेले का यहाँ पर देहरादून में जो है आगाज हो जाएगा। दरअसल ये जो देहरादून में जो झंडा मेला आयोजित किया जाता है हर साल, ये ऐतिहासिक झंडा मेला, और जो श्री गुरु रामदास महाराज है उनकी जयंती पर ये हर साल जो दरबार साहिब है देहरादून में, वहाँ पर इस झंडा मेले का हर साल आयोजन किया जाता है। लेकिन पिछली बार भी अगर देखें तो कोविड काल के चलते जो है ये पूरी जो झंडा मेला है पूरा स्थगित कर दिया था। लेकिन इस बार जो है फिर भी कोरोना के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं तो जो
सरकार ने भी गाइडलाइन जारी की कि बाहर के जो अन्य राज्यों के हैं वहां से जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे उनको कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। और जो मेला प्रबंधन है उन्होंने भी पूरी व्यवस्था की है। और जो श्रद्धालु है जो पंजाब, हरियाणा, इन जगहों से जो हर साल यहाँ पर लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन इस बार जो है सीमित संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं। सुबह से ही लगातार झंडे जी पर जो है यहाँ पर कई श्रद्धालु पहुंचे और झंडे जी पर जो गुलाब चढ़ाए जा रहे हैं। इस मेले की जो सबसे बड़ी खासियत है प्रगति, इसमें जो है जो मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है वो एक ध्वज दंड होता है जो साल का वृक्ष से बनाया जाता है। और बहुत लंबा ये वृक्ष होता है। इस पर अलग अलग गुलाब चढ़ाए जाते हैं। इसमें 3 तरह के गुलाब चढ़ाए जाते हैं। इसमें जो है सादे गुलाब चढ़ाए जाते हैं, उसके बाद एक सालीन गुलाब चढ़ाए जाते हैं और करीब जो सादे गुलाब होते हैं वो 40 चढ़ाए जाते हैं और जो सालीन गुलाब होते हैं वो 21 चढ़ाए जाते हैं और एक दर्शनी गुलाब चढ़ाया जाता है। जो दर्शनी गुलाब होता है उसके लिए कई सालों तक जो है इंतजार करना पड़ता है। और इस बार जो दर्शनी गुलाब जिनको सौभाग्य मिला है वो पंजाब के रोपड़ जनपद से जो है जसवीर सिंह है, उनको इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ। अगर सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखें प्रगति, तो कोविड की तमाम गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। वहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल विकास, तो तमाम एहतियातों के साथ इस मेले का शुभारंभ किया गया है, जहाँ 2 दिन तक ही इस मेले को सीमित रखा गया है। इस दौरान कोरोना की तमाम गाइडलाइंस का भी पालन किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास की तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे और अब बात रुड़की की करेंगे, जहां रोडवेज बस स्टैंड के पास देसी शराब का ठेका खुलने से गुस्साए कॉलोनी के लोगों ने शराब के ठेके के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं भी वहां मौजूद रहीं। गुस्साई महिलाओं ने यह आरोप लगाया है कि अंग्रेजी शराब का ठेका पहले ही खुला हुआ है, जिसे लेकर कॉलोनी के लोगों का कई बार विवाद भी हो चुका है। ऐसे में अब कॉलोनी के लोगों का आरोप है कि देसी शराब का ठेका खुलने से लोग शराब पीकर हुड़दंग करेंगे, जिससे कॉलोनी के लोगों का निकलना दूभर हो जाएगा। वहीं गुस्साए कॉलोनी के लोगों का कहना है कि किसी भी सूरत में ठेका खोलने नहीं दिया जाएगा। बता दें कि कॉलोनी के लोगों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देकर इस पूरे मामले की शिकायत की है। वहीं आबकारी निरीक्षक मानवेंद्र सिंह का इस पूरे मामले पे कहना है कि अगर नियम के खिलाफ दुकान खोली जा रही है तो जांच की जाएगी और शराब के ठेके को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। निकाले थे हमने, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ कि दुकान की व्यवस्था करना एनजीआरपी का काम है। एक्साइज का काम केवल इतना होगा कि दुकान नियमों में हो। यदि कोई दुकान ऐसी जगह पर खुलती है कि जहां पर दुकान नियमों में ना हो, तो वहां पर हम संचालन की अनुमति नहीं देंगे, इसके हम चौधरी पास नहीं करेंगे। बशर्ते कहीं पर नियमों में है, सब कुछ है और जबरन कोई विरोध कर रहा है, उसके लिए शासन प्रशासन है। फिर अक्सर ये भी देखा जाता है कि जब दुकानें खुलती है तो कुछ अवांछित तत्व भी इस प्रकार के होते हैं जो जबरन विरोध करवाते हैं, अनावश्यक रूप से परेशान करते हैं। तो उस प्रकार के तत्व होंगे तो उनसे निपटा जाएगा। हाँ, नियमों के खिलाफ होगा तो दुकान नहीं खोलने दी जाएगी। जसपुर के ऊधम सिंह नगर के गांव रायपुर में एक पति ने पत्नी को चाकू मारकर घायल कर दिया और मौके से फरार हो गया। इसके बाद घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। वहीं एडिशनल एसपी प्रमोद कुमार काशीपुर ने बताया कि महिला के परिजनों ने शिकायत दर्ज करा दी है, जिसके बाद जांच कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये परसों की बात है। एक महिला है, चंद्रवती है, तो उसको जो है उसका पति, जिसका नाम ओमकार सिंह है, उसके द्वारा लड़ाई झगड़ा किया गया और उस महिला के पेट में जो है उनके द्वारा चाकू से 3 या 4 स्टैबिंग्स किए गए थे। तो उनको जो है पहले तो सरकारी अस्पताल में दिखाया गया। उसके बाद उनकी हालत गंभीर देखते उनको अन्यत्र रेफर कर दिया गया था। तो आज उनकी जो है किसी प्राइवेट अस्पताल में मौत हो गई है सुबह। तो वहाँ की पुलिस के द्वारा उनकी पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है और हमारे द्वारा भी जो है उनके परिजनों की ओर से एक एफआईआर प्राप्त कर जो है मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और उसके संबंध में आगे की कार्रवाई की जा रही है। और अगली खबर पोखरी से है, जहां नगर पंचायत द्वारा कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाए जाने का ग्रामीणों ने विरोध किया है। आपको बता दें कि 2015-16 में केदारनाथ वन प्रभाग ने 2 लाख रुपए के लागत से
लगभग 5,500 पौधे लगाए थे, लेकिन वहां पर अब कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाया जा रहा है, जिसके चलते गांव वालों ने आज नगर पंचायत पोखरी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। गांव वालों का कहना है कि अगर अभी भी इस निविदा को नहीं रोका गया तो ग्रामीण न्यायालय में की शरण में जाएंगे। ग्रामीणों का कहना है कि 2015-16 में भी इसका विरोध किया गया था और कई बार जिला अधिकारी चमोली और नगर पंचायत पोखरी को पत्र भी दिया गया था, पर अब इस वन भूमि में कूड़ा निस्तारण केंद्र का शासनादेश जारी कर दिया गया है, जो कि गलत है। तो पोखरी में गांव वालों ने प्रदर्शन किया है। गांव वालों का आरोप है कि नगर पंचायत द्वारा कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाया जा रहा है। बता दें कि 2015-16 में केदारनाथ वन प्रभाग ने 2 लाख रुपए की लागत से लगभग 5,500 पौधे लगाए थे। वहीं अब इस जगह पर कूड़ा निस्तारण केंद्र बनाया जा रहा है, जिसको लेकर के ग्रामीणों ने विरोध जताया है। ग्रामीणों में इस बात को लेकर काफी गुस्सा है, जिसको लेकर के ग्रामीणों का कहना है कि अगर यहां पर कूड़ा निस्तारण केंद्र बना तो वो आंदोलन करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए देवभूमि उत्तराखंड की खबरें। नमस्कार।